स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप अपना रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जो कि ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज़ फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या है? दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फोटो पीरियड और द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट hours to the growth and development of the plant. Are you getting my point? The effect of the photo period and the duration of light hours to the growth and development of the plant, it is called as the photoperiodism. मतलब कि फोटो पीरियड का, लाइट आवर्स का प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। आपने जनरल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, वी गेट फ्यू क्रॉप्स इन द लॉन्ग डे, या कह सकते हो कि इन समर्स एंड विंटर्स। ओके, क्या डिफरेंस होता है मेन उसके अंदर? देखो, विंटर्स में क्या है, डे ड्यूरेशन जो लाइट आवर्स हैं दैट आर लेस। इन द समर्स द डे ड्यूरेशन दैट इज द लाइट आवर इज मोर। तो इन सब चीज़ों का इस पे कनेक्शन है, इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, गार्नर एंड एलार्ड was the scientist. What they did, they discussed Maryland mammoth, a variety of this is the variety of the tobacco. Maryland mammoth, this is the variety of tobacco, and what they did, that what they said that the tobacco, this variety of the tobacco plant, it can be grown in the summer by giving the artificial darkening. Okay, and in winters it can be kept as vegetative by giving the आर्टिफिशियल लाइट टू द प्लांट। समझ आया कि सर्दियों में अगर उसको लाइट ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी देन इट विल रिमेन वेजिटेटिव। हाउएवर इन समर इफ वी वांट टू गेट दैट दिस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ द टोबैको, देन वी कैन प्रोवाइड द आर्टिफिशियल डार्कनिंग। ओके, अब हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स द डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर ऑफ द प्लांट। फर्स्ट कैटेगरी इज द शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले आता है हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं? दीज प्लांट दे रिक्वायर द फोटो पीरियड बिलो द क्रिटिकल पॉइंट या बिलो द क्रिटिकल पीरियड। नाउ यू मस्ट नो क्रिटिकल पीरियड क्या चीज है। Critical period is that duration of light that should never be exceeded in short day plant and should always be exceeded in long day plant। ध्यान से सुनना है कि क्रिटिकल जो फोटो पीरियड है वो क्या है। सबसे पहले आपको क्रिटिकल फोटो पीरियड की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब है इट इज दैट ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स that should not be exceeded in short day plant and that should always be exceeded in long day plants. Okay, अगर क्रिटिकल पीरियड से हम लेस उसको फोटो पीरियड दे रहे हैं तो बिलो क्रिटिकल फोटो पीरियड अगर हम उसको वो दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, देन दीज आर कॉल्ड एज द शॉर्ट डे प्लांट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? स्ट्रॉबेरी, we have the tobacco, and we have soyabean, we have potato. These are the example of short day plant. आपको concept समझ आया? What are short day plant? These are the plants, they means they undergo flowering, they provide when the stimulus or the photo period is provided below the critical period. Okay, next आता है हमारे पास long day plants. What are long day plant? ये तब करेंगे means they respond when the photo period above the critical period is provided. Are you getting my point? What are long day plant? They flower when they receive
longer photo period than the critical period. These are called as the long day plant. What are long day plant? Means they flower when they receive long photo period. These are called long day plant. For example, we have wheat, we have oat, and then we have the sugar beet, spinach, sugar beet, spinach. Okay, these are few examples of long day plant. देखो पहली बात आपको critical period बताना चाहिए. Critical period का मतलब क्या है? That duration that should never be exceeded in short day plant and should always exceed in the long day plant. तो अगर critical period से कम photo period receive करके वो flower करता है तो उसे short day plant कहते हैं. अगर above critical period वो photo period receive करके flowering कर रहा है then they are called long day plant. थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट. डे न्यूट्रल प्लांट क्या है? मतलब इनके ऊपर जो डे लेंथ का है वो फर्क नहीं पड़ रहा. डे न्यूट्रल दे कैन ब्लूसम थ्रू आउट द ईयर. जैसे टमाटो है, कुकुम्बर है, ठीक है. सो दीज आर द प्लांट. टमाटो है, कुकुम्बर है, पी है, मेज है. They can flower throughout the year and some other factors may also responsible for this. तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है. What is photoperiodism? What are the different categories of the plant? Depending upon the photoperiodism, you have done short day plant, long day plant and day neutral plant. Short day below critical period, a long day above critical period, and when the photo period means it doesn't have effect on the plant flowering, means they blossom throughout the year, then these are called as the day neutral plant. अच्छा, इसके साथ में आपको एक और दो कैटेगरीज और बताऊंगी. शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स. ठीक है, अब सोचो इसका क्या मतलब है. शॉर्ट लॉन्ग डे का मतलब क्या है कि प्लांट को वेजिटेटिवली ग्रो करने के लिए शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए और फ्लावरिंग करने के लिए लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए. समझ आई आपको कि वेजिटेटिव यानी कि उसको लीव्स ब्रांचेस वगैरह डेवलप करने के लिए शॉर्ट डे और फ्लावरिंग करने के लिए उसे लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए. ऐसे ही एक और कैटेगरी आती है लॉन्ग शॉर्ट डे. लॉन्ग शॉर्ट डे का मतलब क्या है कि उसको वेजिटेटिवली ग्रो करने के लिए लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए और रिप्रोडक्टिवली यानी कि फ्लावरिंग करने के लिए उसे शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि दीज आर कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट. शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल है जैसे राई की कुछ वैरायटीज हैं. पेटकस वैरायटी ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट. पेटकस वैरायटी ऑफ राई जिसमें वेजिटेटिवली ग्रो करने के लिए शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए और रिप्रोडक्टिवली ग्रो करने के लिए उसे लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए. ओके, और इधर लॉन्ग शॉर्ट डे में एग्जांपल आता है ब्रायोफिलम. समझ आई बात आपको? सेस्ट्रम भी है इसका एग्जांपल. तो आपको एग्जांपल जरूर पता होने चाहिए. वैसे आपको तीन मेन कैटेगरीज पता होनी चाहिए. शॉर्ट डे प्लांट क्या है, लॉन्ग डे प्लांट क्या है और डे न्यूट्रल क्या है. शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का डिफरेंस आपने टेबुलर फॉर्म में बनाकर मुझे सेंड करना है. उसमें सबसे पहले आपको क्रिटिकल पीरियड क्या है वो पता होना चाहिए. फिर आपको उसकी एग्जाम्पल्स जरूर बताने चाहिए. देयर आर फ्यू मोर डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन एसडीपी एंड एलडीपी. ओके, एंड दीज आर द डिफरेंट varieties या different categories of the plant depending upon the response to flowering. Means when they flower below the critical period short day plant, above the critical period long day plant, and when they blossom throughout the day means throughout the year, then it is called as the day neutral plants. हाँ जी बेटा, अब हमें देखना है जो हमने पढ़ा डार्क पीरियड. देखो आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है कि शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट है दे फ्लावर व्हेन द लाइट बिलो द क्रिटिकल पीरियड इज गिवन टू देम, दैट आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट. उसको अगर मैं ध्यान से अगर आपको देखो शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब वैसे देखा जाए तो क्या हो गया, डे ड्यूरेशन यानी कि लाइट ड्यूरेशन कम है, दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग नाइट plants. Okay, so they are called long night plant. It
it is misnomer and it should be called as long night plant. Why? Because it is the darker period which is very very important. क्योंकि अगर डार्क पीरियड इंटरप्ट हो गया तो फ्लावरिंग नहीं होगी. क्यों? एक्चुअल में क्या है, लीव्स दीज आर द साइट टू रिसीव द स्टिमुलस ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म. पहली बात आपको ये बतानी चाहिए कि फोटो पीरियड को रिसीव कौन करता है? लीव्स. अगर एक प्लांट पे एक भी लीव है even then 1/8 part of the leaf is able to receive the stimulus of the photoperiodism and it cause the flowering in the plant. Okay. पर अगर किसी प्लांट को डीफोलिएट कर दिया जाए, यानी कि उसकी लीव्स उतार दी जाएं, तो वो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उसके पास लीव्स नहीं है तो फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस को रिसीव करने का कोई साधन नहीं है. अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो during the dark period a particular substance, a chemical, now this is the phytochrome that receive the this stimulus. Now a substance that is converted into B and it is converted into hormone florigen during the dark period. देखो पहले क्या था, ये लाइट ड्यूरेशन में एक जो बना, ये डार्क पीरियड में बी में कन्वर्ट होता है और बी कन्वर्ट होता है किसी और सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरिजन. आर यू गेटिंग? एंड दिस फ्लोरिजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग. ए चेंज होता है बी में, बी चेंज होता है फ्लोरिजन हार्मोन में, और ये सब हो रहा है डार्क पीरियड में. अगर डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया जाए, यानी कि बीच में फ्लैश ऑफ लाइट दे दी जाए, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपने उस जो प्रोसीजर चल रहा था ए टू बी, बी टू फ्लोरिजन में कन्वर्ट होने का, वो प्रोसीजर बीच में आपने रोक दिया, तो वो प्लांट क्या करेगा? फ्लावरिंग नहीं करेगा. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लीव्स जो हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं एक प्लांट पे, और अगर लीव्स नहीं है तो फ्लावरिंग होगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि जो फोटोपीरियोडिज्म का जो स्टिमुलस है वो रिसीव कौन करता है? लीव्स. फिर एक्चुअल में ये डार्क पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है शॉर्ट डे प्लांट में? क्योंकि जब हमने कहा कि जो इट विल फ्लावर व्हेन द लाइट इज गिवन बिलो द क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि अगर इसका ये जो डार्क पीरियड है ये डिस्टर्ब हो गया तो प्रॉपर फ्लोरिजन का अमाउंट सिंथेसाइज नहीं होगा, जिससे फ्लावरिंग नहीं होगी. इसको मैं थोड़ा और तरीके से भी बता सकती हूँ. इतनी बात आपको समझ आती है कि शॉर्ट डे प्लांट को हमने क्या कहा? लॉन्ग नाइट प्लांट. ओके. अगर मैंने ये कहा now what happens here you can see I just want to explain why it is important. Now what happened here, it is a sun, okay, and this is day and this is night. Day, night, day, night, day, night. Okay. Now what happen if it is uninterrupted, that it is the dark period is there and it is uninterrupted, night is there, then this plant will flower. Okay, flowering will be there. If here a single flash of light is given here, इस डार्क में एक सिंगल फ्लैश ऑफ लाइट आपने दी, वाइट लाइट दी, तो क्या होगा? ये जो प्रोसीजर हो रहा था डार्क में वो नहीं हो पाएगा. देन देयर इज नो फ्लावरिंग, देयर इज नो फ्लावरिंग. यहाँ कोई फ्लावर नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो उसका डार्क पीरियड था उसको इंटरप्ट कर दिया. अगर यहाँ आपने इसको दी रेड लाइट, ए फ्लैश ऑफ रेड लाइट इज गिवन इन द डार्क पीरियड, इवन देन देयर विल बी नो फ्लावरिंग. यहाँ कोई फ्लावरिंग नहीं होगी. समझ आ रही है? अगर आपने यहाँ पे फार रेड दी, रेड नहीं फार रेड, रेड और वाइट लाइट का जो इफेक्ट है that is similar to the similar to the light. Okay, so red और जो ये है हमारे पास that will interrupt the flowering.
Now what happens when you will give the far red light, it will cause the flowering. Flowering होगी, क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्ट है that is equal to the darkness. Okay, so far red light देने पे जो उसका डार्क पीरियड था, फोटो पीरियड, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इट विल फ्लावर। अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या था डे, यहाँ क्या था नाइट, आपने पहले रेड दी फिर फार रेड दी, ये बात ध्यान देने वाली है। देखो रेड देते हैं तो फ्लावरिंग नहीं होती क्योंकि इट्स इफेक्ट इज इक्वल टू द वाइट लाइट। ओके, मतलब फ्लैश ऑफ लाइट दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन रेड के बाद आपने फार रेड दे दिया, जब आपने फार रेड दे दिया तो जो लास्ट आप इफेक्ट स्टिमुलस दोगे उसके प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर आपने रेड दी है तो डार्कनेस ये ब्रेक हो गई वाइट लाइट रेड लाइट की वजह से, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आपने फार रेड दी है तो फ्लावरिंग होगी। अगर फार रेड के बाद आपने रेड दे दी फिर से तो फ्लावरिंग नहीं होगी। पर अगर फिर से आपने फार रेड दे दी, क्या मतलब समझ आया कि जो लास्ट स्टिमुलस आप उसको प्रोवाइड करते हो वो डिटरमिन करता है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फोटो पीरियड का मतलब क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट आवर्स दैट आर गिवन टू ए प्लांट एंड दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, स्पेशली इन केस ऑफ फ्लावरिंग वी हैव सीन। अब इन प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट में, ये रात, लॉन्ग नाइट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस डार्क पीरियड के दौरान ही फ्लोरिजन हार्मोन की सिंथेसिस होती है। अगर बीच में एक वाइट लाइट का फ्लैश दे दिया जाए, रेड लाइट का फ्लैश दे दिया जाए, तो जो लॉन्ग डार्क पीरियड है वो इंटरप्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप फार रेड लाइट देंगे तो उसका इफेक्ट नलीफाई है, क्योंकि इट इज इक्वल टू द डार्क। ओके, तो क्या होगा, इसका जो कंटिन्यू रहेगा और सिंथेसिस हार्मोन की होती रहेगी और फ्लोरिजन हार्मोन लीव से सिंथेसाइज होकर यहाँ शूट पे चला जाएगा एंड देयर इज द फ्लावरिंग इन द प्लांट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये डिपेंड करता है कि आपने लास्ट स्टिमुलस कौन सा दिया है। आपने रेड दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगी, फार रेड दिया तो होगी, अगर उसके बाद रेड दे दिया तो नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू अंडरस्टैंड। आपको ये बात समझ आने के लिए कि क्या है शॉर्ट डे प्लांट, क्या है लॉन्ग डे प्लांट, व्हाट इज द डार्क पीरियड एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का डिफरेंस आप लोगों ने जरूर करना है, ठीक है। अब अगर एक प्लांट है, इसके अंदर ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसमें क्या है कि अगर एक प्लांट है जिसको प्रॉपर कंडीशंस दी जा रही हैं, लीव्स हैं, तो वो फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। लेकिन एक प्लांट जिसके ऊपर कोई लीफ नहीं है तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, भले ही उसे फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स स्टिमुलस दिया जाए, क्योंकि लीव्स हैं जो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स को रिसीव करती हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट पे एक सिंगल लीफ भी है और फोटो पीरियोडिक उसे प्रॉपर दिया जा रहा है, इवन देन इट विल फ्लावर। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको प्रॉपर फोटो पीरियोडिज्म दिया जाए तो वो फ्लावरिंग करेगा। लेकिन फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट जो है फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को रिसीव करता है, दैट इज द लीव्स, जिनके बिना अगर प्लांट पे सारे पत्ते रिमूव कर दिए जाए, क्या वो फ्लावरिंग करेगा? वो नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज दीज आर द लीव्स इन विच फाइटोक्रोम इज प्रेजेंट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए एंड अननोन सब्सटेंस बी विच कन्वर्ट इनटू द हार्मोन फ्लोरिजन, एंड दिस फ्लोरिजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल for the flowering. Okay, so this is something very important about the short day plant, long day plant and day neutral plant. Okay, हाँ जी बेटा, नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटो पीरियोडिज्म। आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया फोटो पीरियोडिज्म क्या है, पर अब हमें देखना है कि फोटो पीरियोडिज्म के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है डिटरमाइंस द सीजन इन विच ए पर्टिकुलर प्लांट ग्रो। आपने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो शॉर्ट डे कंडीशन में प्लांट करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लॉन्ग डे कंडीशन में फ्लावरिंग करते हैं। ओके, सब एग्जाम्पल मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कीपिंग सम प्लांट इन वेजिटेटिव ग्रोथ। देखो, अगर कोई वेजिटेबल क्रॉप है तो हमें उसके वेजिटेटिव पार्ट से फ़ायदा हो सकता है। तो प्लांट ब्रीडर्स व्हाट दे यूज टू डू मीन्स दे वांट टू कीप द
क्रॉप इन द वेजिटेटिव फेज, और अगर जिसके हमें फ्रूट या फ्लावर से बेनिफिट है देन वी कैन कीप that crop in the reproductive phase, okay, by controlling the photo period, क्योंकि आपने पढ़ा कि फोटो पीरियड जो है वो कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग। तो आप फोटो पीरियड को कंट्रोल कर लो, ग्रोथ डेवलपमेंट उसका सब कंट्रोल हो जाएगा, ओके। थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग, यानी कि अब ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सीजन में ही एक फ्लावर ले सकते हैं। क्यों? आप जैसे हमने मैरीलैंड मैमथ टबैको की वैरायटी पढ़ी, आप उसको समर में भी ग्रो कर सकते हैं। समर में ग्रो करने के लिए आपको आर्टिफिशियल डार्कनिंग करके डे लेंथ कम करनी पड़ेगी। अगर आप उसे विंटर में वेजिटेटिव ही रखना चाहते हैं तो आप उसे आर्टिफिशियल लाइट दे दो, क्योंकि विंटर में तो वो क्या करेगा, शॉर्ट डे कंडीशंस हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, फ्रूट नहीं करेगा। आप उसे क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल प्रोवाइड करके तो आप मैनेज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है हेल्प द प्लांट ब्रीडर। देखो प्लांट ब्रीडर जो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को ब्रीड करते हैं, उनके लिए इजी हो गया, क्योंकि कोई प्लांट क्रॉप किसी सीजन में फ्लावरिंग करती है, कोई किसी में, तो दे कैन गेट द एनी क्रॉप इन एनी सीजन एंड दे कैन क्रॉस ब्रीड द डिफरेंट क्रॉप्स, ओके। मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ये पता चल गया कि जो फ्लावरिंग होती है फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो अगर हम जीन्स को ही मैनिपुलेट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फ्लावरिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द डिफरेंट सीजन्स। टू ले आउट गार्डन, अगर हमें पर्टिकुलर पैटर्न पता चल जाए फोटो पीरियोडिज्म का तो वी कैन प्लान आउट कि हमें गार्डन में कौन सी फ्लावरिंग करनी है, कैसे करनी है, ऑर्किड्स कैसे सेटअप करनी है, या क्रॉप पैटर्न टू डिसाइड कि हमें अपने फील्ड में कि कौन सी जो क्रॉप है वो ग्रो करनी है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द photoperiodism, very very important topic. What is photoperiodism and what is its importance, okay? So you should do it in detail. What is photoperiodism and what is its importance? हाँ जी बेटा, now I am going to tell you about the next topic, that is vernalization. Now what is vernalization? This is another very important topic. What was observed that there are few plants that do not flower until they face the cold conditions, means they fail to flower if they are not given the cold conditions, जैसे wheat के अंदर, cotton के अंदर, means they need the cold treatment, cold conditions before to flowering, otherwise they remain vegetative. And to means if they are grown in the summer season they remain vegetative throughout the period and then they face the winter and then they flower, okay. So Lysenko, that was a scientist, he observed and said that we can make the annual or biennial plants to flower in the same season by giving the previous cold treatment, and this treatment is means the what is the this is a mechanism or this is a process by which we are giving the previous cold treatment, vernalization. This previous cold treatment is called vernalization. Are you getting? मतलब जो पहले ही हमने प्लांट को या जर्मिनेटिंग जो एक्टिव सीड्स को हमने मॉइस्ट सीड को हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज वर्निलाइजेशन। समझ आया आपको कि जो फ्लावर्स हमने पढ़ा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते जब तक उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट ना दिया जाए, यानी कि वो विंटर सीजन फेस ना करें। तो लिसेंको ने कहा कि हम सेम सीजन में वी कैन गेट द फ्लावर्स बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियली द कोल्ड ट्रीटमेंट, मीन्स चिलिंग ट्रीटमेंट उसको पहले ही दे दिया जाए सो दैट वी कैन गेट द सेम क्रॉप इन द सेम year, okay. So that process is called as the vernalization, okay. Next आता है, so what is vernalization? It is a process of shortening of juvenile phase, यानी कि आपने उसके vegetative phase को short कर दिया and hastening the flowering and by giving the previous cold treatment to the moist seed or the plant itself, small plant, okay. That is called vernalization, okay. Now what are the requirements? अगर आपसे पूछा जाए क्या जरूरी है, रिक्वायरमेंट, सबसे पहली बात आपको पता है वर्निलाइजेशन का जो सिग्नल है दैट इज रिसीव्ड बाय द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो सबसे पहला हमें चाहिए क्या, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो रूट टिप पे हो सकती हैं, शूट टिप पे हो सकती हैं, एम्ब्रियो में हो सकती है, ओके।
फिर लो टेम्परेचर ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोसेस ही क्या है, द प्रोसेस दैट इज टू रिड्यूस द वेजिटेटिव फेज टू हेजन द फ्लावरिंग बाय गिविंग द लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर चाहिए हमें। थर्ड हमें है ड्यूरेशन ऑफ या पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, कितने समय के लिए वो जो लो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो इसको दी जाएं। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर, वाटर नरिशमेंट। वाटर क्यों ज़रूरी है? अगर प्लांट के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ही नहीं होगा, वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो फिर उसको कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। देन वी हैव द नरिशमेंट एंड मोरओवर नेक्स्ट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन इज देयर व्हेन दिस कोल्ड ट्रीटमेंट इज गिवन। तो आपको वर्नेलाइजेशन समझ आया क्या था? वर्नेलाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस, इट इज़ अ चिलिंग ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द जुवेनाइल फेज एंड इंक्रीज द हेजन्स या प्रमोट्स द फ्लावरिंग टू ए प्लांट। ओके, दैट इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। आपको जब मैंने जिब्रेलिन के रोल बताए थे तब मैंने आपको कहा था कि वर्नेलाइजेशन को रिप्लेस करता है जिब्रेलिन, ठीक है? तो ये वही वर्नेलाइजेशन है, मीन्स जिसमें आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया प्लांट को, सीड को, मॉइस्ट सीड को, प्लांट को, ताकि वो फ्लावरिंग जल्दी कर सके और उसका जो वेजिटेटिव फेज है वो रिड्यूस हो सके। एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है जो इसका जो एक्टिवली डिवाइडिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, the actively dividing cells of the apical root or the shoot apex or the embryo cells, they receive this cold treatment stimulus and then there is a synthesis of hormone or the chemical that is called vernalin. Okay, and this is responsible for the flowering. Is it clear? So and this hormone that travel या जो stimulus that vernalin that pass from the one part of the plant to the another part. Okay, next है हमारे पास importance, यानी कि वर्नेलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? पहला तो ये क्या था कि वेजिटेटिव फेज को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। हेजन्स द फ्लावरिंग, यानी कि प्रमोट्स द फ्लावरिंग, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है प्लांट। इंक्रीज द रेजिस्टेंस to the diseases and cold resistance. Okay, then wrinkled kernel wrinkles of triticum are removed. यानी कि ट्रिटिकम आपको पता है जो अनाज के दाने होते हैं उसके ऊपर जो कर्नल्स हैं, दैट इज कर्नल रिंकल्स कैन बी रिमूव्ड। कर्नल समझते हो, जो उसका दाना है उसके ऊपर जो रिंकल्स आ जाती हैं, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑफ ट्रिटिकम, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द वर्नेलाइजेशन। तो ये सब था वर्नेलाइजेशन के बारे में। क्या है वर्नेलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग द कोल्ड ट्रीटमेंट टू द प्लांट टू रिड्यूस द वेजिटेटिव फेज एंड एनहांस द फ्लावरिंग by previous cold treatment. Okay, and what is the site? दोबारा मैं आपको बता रही हूँ साइट क्या है इसकी, that is the actively dividing cells. Okay, और अगर एक ग्राफ्टिंग की जाए, ग्राफ्टिंग मतलब अगर मान लो एक प्लांट है जिसको आपने ये दिया वर्नेलाइजेशन कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, दूसरे प्लांट को अगर आप उसके साथ ज्वाइन कर देंगे बाय ग्राफ्टिंग, देन स्टिमुलस ट्रैवल टू दैट प्लांट ऑल्सो। हाउएवर आपने डायरेक्टली उसको स्टिमुलस नहीं दिया, बट स्टिमुलस विल ट्रैवल एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वर्नेलिन। ओके, और क्या क्या चाहिए? डिवाइडिंग सेल्स चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, नरिश्ड, वेल वाटर्ड एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट। क्या फ़ायदे हैं? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, कोल्ड रेजिस्टेंस और डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और कर्नल रिंकल्स को ये रिमूव करता है। ओके, सो दिस इज द अनदर टॉपिक दैट इज द वर्नेलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes, beta. Now this is the last topic of our chapter, that seed dormancy, because we are moving with the plant growth and development. This is the last topic, seed dormancy. What is the seed dormancy? That is a temporary suspension of all the activities of the seed. But now what are the reason why the seed dormancy is there? If it will not germinate even when the conditions are given properly. So what are the causes, what are the effects, and how the seed dormancy is beneficial? Everything we will study. Now what are the reasons that why the seed remain dormant for a longer period of time?
First, immaturity of embryo, that the maturity of embryo is very important. If embryo is not fully matured, it remains dormant. Okay. Second, after ripening, there are some seeds, like in case of wheat, barley, oat. Now what happen in that, the after the formation of the seed, they need some period. After that they will undergo the means that is germination. तो after ripening period, that formation होने के बाद उन्हें कुछ टाइम स्टोरेज के लिए, या ये कह सकते हैं एक पीरियड ऐसा चाहिए जो उसके बाद वो जर्मिनेट करेंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड आफ्टर राइपनिंग. इम्परमिएबल सीड कोट, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स काफ़ी ज़्यादा इम्परमिएबल हैं, जो वाटर को, ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देते. अब वाटर और ऑक्सीजन तो प्राइमरी कंडीशंस हैं किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए. जैसे एप्पल में, जीनोपोडियम के सीड में ऐसा होता है. हार्ड सीड कोड की मैकेनिकली इतना रेजिस्टेंट है सीड कोड, वेरी हार्ड है कि एम्ब्रियो उससे बाहर ही नहीं आ सकता, सीड जर्मिनेट ही नहीं कर सकता. सीड को जर्मिनेट करने के लिए सीड कोड से बाहर आना पड़ेगा. पर जो सीड कोड है वो इतना रेजिस्टेंट है, इतना हार्ड है कि अलाउ ही नहीं कर रहा. फिर जर्मिनेशन इनहिबिटर, की प्लांट में सीड के अंदर इनहिबिटर्स इतने पड़े हैं जो प्लांट के सीड को जर्मिनेट नहीं करने दे रहे. नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल ब्रेकिंग, यानी कि इन सीड्स की जो जर्मिनेशन है किस तरीके से की जाए, इनकी जो डॉर्मेंसी है कैसे ब्रेक की जाए. हाँ जी बेटा, दो मेथड हैं. एक है नेचुरल ब्रेकिंग. नेचुरल ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि नेचुरल तरीके से किस तरीके से जो इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी. पहला तो है, अगर एम्ब्रियो प्रॉपरली मैच्योर हो जाएगा तो उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी. उसे एक प्रॉपर स्टोरेज पीरियड दे दिया जाए, आफ्टर राइपनिंग होने दी जाए उसकी, मतलब वहाँ से सीड निकालने के बाद उसको आफ्टर राइपनिंग की जाए ताकि वो बाद में जर्मिनेट कर सके. सीड कोट जो इम्परमिएबल है वो परमिएबल हो जाए, जो हार्ड सीड कोट है वो ब्रेक हो जाए ताकि एम्ब्रियो बाहर आ सके, सीड की जर्मिनेशन हो सके, और इनहिबिटर्स को रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस हो जाए इनहिबिटर, ताकि ग्रोथ प्रमोटर्स उसकी जो जर्मिनेशन में हेल्प कर सकें. अच्छा, अब है आर्टिफिशियल ब्रेकिंग, यानी कि जो सीड डॉर्मेंसी है उसे आर्टिफिशियली कैसे ब्रेक किया जाता है. ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना. पहला है स्कैरिफिकेशन, यानी कि जो हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट हैं उनको वीक किया जाता है. ओके, बाय यूजिंग सम एसिड्स एंड ऑल दैट, सो दैट इट इज़ जो इम्परमिएबल जो सीड कोट है सीड्स का, दैट इज़ बाय फिलिंग, चिपिंग, बाय हॉट वाटर इट इज़ गिवन, ताकि जो उसका इम्परमिएबल कोट है वो वीक हो सके. फिर स्ट्रेटिफिकेशन, सीड को मॉइस्ट किया जाता है, ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाता है, हाई लो टेम्परेचर दिया जाता है ताकि सीड जर्मिनेट कर सके. तो ये दोनों याद आप ध्यान से करना, स्कैरिफिकेशन क्या है और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है. फिर है काउंटर एक्टिंग इनहिबिटर, यानी कि सीड्स को KNO3, इथाइलिन, जिब्रेलिन में डिप किया जाता है ताकि जो इनहिबिटर्स हैं वो निकल जाएं और सीड जो है वो जर्मिनेट करने लगे. शेकिंग एंड प्रेशर, वो ज़ोर ज़ोर से शेकिंग की जाती है सीड्स को, मल्टीपल टाइम्स प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि बार बार उनके आपस में टकराने से क्या होगा, जो सीड कोट हैं वो थोड़े थोड़े लूज हो जाएंगे, और देन दे विल अलाउ द ऑक्सीजन and water exchange, water entry, and then it can germinate easily. Okay, अब आता है क्वेश्चन कि सीड डॉर्मेंसी की ज़रूरत ही क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. पहला तो पेरिनेशन, मतलब सीड्स जो हैं अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ड्रॉट की, कोल्ड की, उन सब कंडीशंस को सीड की फॉर्म में बियर करना इजी है कंपैरेटिवली. देन दे कैन पेरिनेट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. डिस्पर्सर, सीड एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं. जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि सीड तभी जर्मिनेट करता है जब फेवरेबल कंडीशंस हों. फिर है स्टोरेज. देखो, अगर सीड ही ना हो, अगर हमारे पास पल्सेस ना हो, हमारे पास ये चने, दालें, वीट ना हो, राइस ना हो, आप उसे स्टोर तो नहीं कर सकते ना. आप पत्ते कितने स्टोर करोगे, किचन में हैं कितने पत्ते, नहीं है. आप हर जो बॉक्स हैं, हमारे कंटेनर्स हैं किचन में, उन सब के अंदर क्या है, सीड्स हैं, और आप सीड्स को ही स्टोर कर सकते हो बहुत लंबे समय के लिए, और उसको समय आने पे यूज़ करते हैं हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है. तो स्टोरेज तो पॉसिबल सिर्फ सीड के केस में ही है, अदरवाइज़ तो बाकी चीज़ तो बहुत जल्दी गल जाएगी, है ना. तो स्टोरेज जो है, अगर हम नेक्स्ट क्रॉप भी उगाना चाहते हैं और डेली सर्वाइवल के लिए अगर हम सीड को स्टोर कर सकें
तभी हमारा मतलब ये बात आगे बढ़ती है. स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. This is all about the plant growth and development. Okay, complete your notes and submit it to me. Stay home, stay healthy. Thank you.